नमस्कार आप सभी के लिए और गुड मॉर्निंग। चलिए तो बात करते हैं आज के एडिटोरियल की। अभी तक आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब। और आज का एडिटोरियल मोस्टली बात कर रहा है लेबर्स लॉ के संबंध में, पूरा के पूरे लेबर्स लॉ के संबंध में बात करेगा कि किस हिसाब से मतलब कब लेबर्स लॉ बने या उनमें क्या क्या खामियां थी, और जितनी भी प्रकार की चीज़ें वो हम आज डिस्कस करने वाले हैं। ये एडिटोरियल द हिंदू में 12 मई 2020 को पब्लिश हुआ है और लिखा है ये गौतम भाटिया जी ने। तो चलिए बगैर देर करते हुए स्टार्ट करते हैं। अगर आप लेबर लॉ के बारे में जानना चाहते हैं तो आप बने रहिए अंत तक, चाहे आप स्टूडेंट हों और स्टूडेंट ना हो। स्टूडेंट हैं तब तो आपके लिए ज़रूरत है ही इस चीज़ की। चलिए तो फिर, इक्वल फ्रीडम एंड फोर्स लेबर, बराबर की फ्रीडम हो और फोर्स लेबर जो कॉन्ट्रैक्ट लेबरिंग होती है या जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काम किए जाते हैं, मजदूरी कराई जाती है, वो इसके बारे में पूरा का पूरा एडिटोरियल है। Soon after independence, while the Constitution of Free India was being drafted, Dr. B.R. Ambedkar, the chairperson of drafting committee, was asked to prepare note on idea of fundamental rights। जैसे ही हमें आज़ादी मिली और कॉन्स्टिट्यूशनल का जब ड्राफ्ट तैयार किया जा रहा था तो उनके जो चेयरमैन थे, अध्यक्ष थे, उनसे कहा गया कि आप एक नोट बनाइए फंडामेंटल राइट के लिए। इन अ Trust document, Dr. B.R. Ambedkar observed that thus far the purpose of Constitution had been to limit state power in order to preserve the freedom of individual। अब जब इन्होंने ये डॉक्यूमेंट बनाया तो उसमें उन्होंने देखा कि भाई जो फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल है वो स्टेट के तक सीमित कर देनी चाहिए, क्योंकि वो पूर्णतः स्टेट के अंतर्गत ही आने वाले हैं आफ्टर ऑल पूरे के पूरे लोग। बट दिस वाज टू नैरो an understanding of freedom because it ignored the fact that often it was private party, individual and corporation that exercised the great sway over the economic and social life of nations। अब ये तो ठीक है कि आपने स्टेट को ही पूरी मतलब स्टेट तक सीमित कर दिया, लेकिन बहुत से ऐसे ऑर्गेनाइजेशन हैं या जो इन्फ्लुएंस स्टेट से बाहर भी काम कर रहे हैं, कई कई स्टेट्स में काम कर रहे हैं, तो वहाँ पे या उनका बोलबाला था सोशल लाइफ पे और इकोनॉमिक लाइफ पे, तो वो कैसे इंक्लूड किए जाएं। तो ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन या फ्रीडम पे सीधा सीधा इंडिविजुअल की फ्रीडम पे क्या था, प्रहार था, और वो उनकी जो नैरो थिंकिंग थी वो गलत साबित हुई। बी आर अम्बेडकर देयरफॉर आर्ग्यू दैट फंडामेंटल राइट मस्ट ऑल्सो एलिमिनेट द पॉसिबिलिटी ऑफ द मोर पावरफुल हैविंग द पावर to impose arbitrary restraint on the less powerful by withdrawing from the control he has over the economic life of the pupil, or more euphemistically to tackle the dictatorship of the private employer। और जो फंडामेंटल राइट हैं वो हमेशा इस चीज़ को भी प्रिवेंट करेंगे कि जिनका वर्चस्व है, अभी बोलबाला है या जो पावर में है, वो कम पावर वालों के राइट को अलग ना कर दें, उनके सोशल और इकोनॉमिक राइट्स को अलग ना कर दें, उनकी सोशल और इकोनॉमिक एक्टिविटी में जो उनका पार्ट है उनको अलग ना कर दें। कौन? ज़्यादा पावरफुल लोग कम पावरफुल लोगों को, या उनकी जो तानाशाही है वो ना चले पूरे के पूरे मार्केट में। तो ये फंडामेंटल राइट उसका क्या करेंगे, संरक्षण करेंगे। अब बात आ जाती है कि लेबर राइट क्या क्या है। बी आर अम्बेडकर अ लॉन्ग टाइम एडवोकेटेड फॉर राइट ऑफ लेबर एंड हु हैड बीन इंस्ट्रूमेंटल इन द पैसेज ऑफ 8-hour वर्किंग डे अ फ्यू ईयर बिफोर was writing as a part of long-standing intellectual and political traditions। और इन्होंने बहुत लंबे समय तक वकालत की, लेबर राइट के लिए लड़ाई की, और उन्होंने सहायता भी की कि वो 1 घंटे पर आवर का जो रूल था वो कुछ ईयर पहले तक उन्होंने संभाल के भी रखा बहुत से बुद्धिमानों और पॉलिटिशियंस के द्वारा कि आप एक दिन में सिर्फ 1 घंटे काम करा सकते हैं। लेबर मूवमेंट हैड बीन की to the successful freedom struggle, and indeed the 1931 Karachi Declaration and Bill Right, a forerunner to the constitutional, expressly placed labor right on a par with ordinary civil right such as freedom of speech and expression। अब इन्होंने ये कहा है कि इससे मदद मिली
माइग्रेंट्स की फ्रीडम को, यहाँ वहाँ माइग्रेंट जो लेबर हैं कि यहाँ से जाके वहाँ मूवमेंट हुई जो लेबर्स की, उसमें मदद मिली। और जो ये 1931 का कराची डिक्लेरेशंस था, उसने एक काम किया एज अ बिगिनर या एज अ पृष्ठभूमि की तरह काम किया, जो अभी जो नए लेबर लॉ बनाए गए जो कि सिविल राइट के साथ क्या है, मर्ज हैं, तो उनके लिए इसने क्या किया, एक क्या कहने सकते हैं आप, पृष्ठभूमि का काम किया या स्तंभ का काम किया। मतलब 1931 के बहुत से मतलब आधारशिला रखी उनने, सीधी सी बात है। इन दिस प्रीएम्बल इट डिक्लेयर दैट पॉलिटिकल फ्रीडम मस्ट इंक्लूड रियल इकोनॉमिक फ्रीडम ऑफ द मिलियंस। पॉलिटिकल फ्रीडम में साथ ही साथ ये भी इंक्लूड होना चाहिए कि इकोनॉमिक आर्थिक स्वतंत्रता भी उसमें शामिल हो। These principles eventually found their way into Indian Constitution in the form of direct principle of state policies। और ये प्रिंसिपल जो हैं अंततः डायरेक्ट प्रिंसिपल और स्टेट पॉलिसी के अंदर पाए गए। While a few of them were retained as a fundamental right, और कुछ ऐसे हैं जो फंडामेंटल राइट की तरह ही ट्रीट किए जाते हैं या उनको फंडामेंटल राइट की तरह ही लिया जाता है। Prominent among these was the right against forced labor गारंटी बाय आर्टिकल 23 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें से एक प्रमुख रूप से है कि भाई फोर्स लेबर को अगेंस्ट या फोर्स लेबर को अलग किया जाए। उसमें आर्टिकल 23 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में ये ताकत दी गई है कि आप फोर्स लेबरिंग नहीं करवा सकते। फोर्स लेबर मतलब बदुआ मजदूरी या कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा लिया कि आपको इतने दिन तक काम करना ही है, इट डजेंट मैटर हाउ आई वुड पे, मतलब वो कितना पैसा देते हैं, हो सकता है मार्केट से कम भी दें। तो आर्टिकल 23 आपको क्या करता है, संरक्षण प्रदान करता है। हाउ डू वी अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ फोर्स एंड फ्रीडम इन द बैकड्रॉप ऑफ हिस्ट्री। अब कैसे हम समझें, हमारी जो पृष्ठभूमि है, हमारे जो इतिहास में है, फोर्स और फ्रीडम, इन दोनों की पृष्ठभूमि को किस हिसाब से समझा जाए। अ सर्टेन नैरो अंडरस्टैंडिंग वुड हैव इट आई एम ओनली फोर्स्ड टू डू समथिंग इफ देयर इज अ गन टू माई हैड ऑन अ नाइफ ऑन माई थ्रोट। और ये फोर्स को जनरली इसी हिसाब से डिफाइन किया गया है कि भाई जब तक आपके सिर पे गन और गले पे नाइफ रख के काम नहीं करवाया जाता, जब तक, तब अगर करवाया जाता है ऐसा तो वो फोर्स लेबरिंग के अंतर्गत आएगा, और अगर ऐसा कहीं नहीं किया जाता तो फोर्स लेबर के अंतर्गत नहीं आएगा। इन ऑल अदर सर्कमस्टेंसेज आई रिमेन फ्री, मतलब और दूसरे अगर सर्कमस्टेंस हैं, अगर इन दोनों को छोड़कर, अगर कोई आपसे बंदूक आपके सिर पर रख के काम नहीं करवा रहा है, आपके गले पे चाकू रख के काम नहीं करवा रहा है, तो फोर्स लेबर के अंतर्गत नहीं आएगा। इट रिमेन फ्री एज वी ऑल नो, हाउएवर दैट इज वेरी इम्प्रूवाइज्ड अंडरस्टैंडिंग ऑफ फ्रीडम। और ये बहुत ही सोची समझी, बहुत ही इम्प्रूव की गई एक अंडरस्टैंडिंग है फ्रीडम के बारे में। क्यों? इट इग्नोर द compulsion that is exerted by the serious and enduring difference of the power, compulsion that may not take physical form but instead have a social or economic character that is nonetheless as severe। और ये क्या है, इसके अलावा भी बहुत से ऐसे सोशल और इकोनॉमिक कारण बन जाते हैं कि जिसके कारण जो मजदूर है उसको काम करना पड़ता है, और ये बहुत कठोर या उससे भी जटिल हैं कि आप बंदूक रख के काम करवाओ, उससे भी जटिल है। इन सच सर्कमस्टेंसेज पीपल कैन बी प्लेस्ड इन अ पोजीशन वेयर दे हैव नो जेन्युइन चॉइस लेफ्ट। और ऐसी कंडीशंस में उनके पास कोई एक अच्छी चॉइस रह नहीं जाती जिसके कारण कि वो ऐसा कर पाएँ। एज अ केटी साय अनदर मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली फेमसली रोट नेसेसिटियस मैन आर नॉट फ्री मैन। और एक और जो मेंबर थे उसी कमेटी के, केटी साय, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के जो संविधान सभा के जो मेंबर थे, उन्होंने कहा था कि दरिद्र लोग कभी फ्री आदमी नहीं हो सकते। ठीक है, अब इसमें जुडिशियल स्टैंड कहाँ कहाँ आया। जुडिशियल स्टैंड इन 1983 द सुप्रीम कोर्ट अंडरस्टूड दिस पॉइंट। सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज़ को पॉइंट आउट किया या देखा। द कोर्ट वॉज कॉल्ड अपॉन द एड्रेस द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ माइग्रेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट लेबर हु हैड बीन पुट वर्क कंस्ट्रक्टिंग द एशियन विलेज। जो फिर एड्रेस किया कि किस हिसाब से एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है एशियन गेम्स विलेज जो बनाया गया था वहाँ पे। इन लैंडमार्क जजमेंट PUDR वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया द कोर्ट हेल्ड दैट राइट अगेंस्ट
फोर्स लेबर इंक्लूड द राइट टू मिनिमम वेजेस। तो जो फोर्स लेबर है उसमें ये भी इंक्लूड किया जाएगा कि आप मिनिमम इतना तो पैसा उनके लिए दो। इट नोटेड दैट 10 migrant and contract often migrant and contract labor had no choice but to accept any work that can pay even if the remuneration offered is less than the minimum wages। अब ऐसे समय में ये नो देखा गया, मतलब कि ऐसे समय में लोगों के पास कोई और अदर रास्ता नहीं बचता था, भली चाहे उनके लिए कम पैसा दिया जा रहा हो, मतलब मार्केट से कम पैसा दिया जा रहा हो। कॉन्सिक्वेंटली द कोर्ट held that the compulsion of economic circumstances which leave no choice of alternative to person in want and compel him to provide labor or service was no less a form of forced labor than any other, and its remedy lay in a constitutional guarantee of minimum wages। और अगर ऐसी कंडीशन आ जाती है कि भाई उसे बंधुआ मजदूरी ही करनी पड़ेगी या उसी में ही उसका या वही काम उसको लिए मिल रहा है, तो उसमें कॉन्स्टिट्यूशन का ये कि आपको मिनिमम वेजेस इतनी देनी पड़ेगी, ये क्या करता है, संरक्षण प्रदान करता है लेबर्स के लिए। द जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट PUDR versus Union of India and constitutional history that it drew upon provide us with an important perspective from which to understand basic idea of freedom, especially in our present context। A market economy is sustained by set of law, the law of contract, of property and so on। और ऐसे में ये जो जजमेंट है बहुत कील का पत्थर या मील का पत्थर साबित हुआ। और ऐसे समय में स्पेशली इन आवर कॉन्ट्रैक्ट मार्केट इकोनॉमी सस्टेन्ड बाय सेट ऑफ लॉ, और जब मार्केट इकोनॉमी जो है हमारी सस्टेन कर रही है एक लॉ, एक पर्टिकुलर कई लॉ का बंच हो या लॉ के द्वारा चल रही है, द लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्रॉपर्टी एंड सो ऑन, कई प्रकार के लॉ उसमें इन्वॉल्व है। द लीगल स्ट्रक्चर एंश्योर दैट कैपिटल एंड लेबर डू नॉट फेस ईच अदर एज ए इक्वल। अब लीगल जो स्ट्रक्चर है वो ये दिखाते हैं कि भाई जो कैपिटल मतलब जो पूंजी लग रही है वो और जो लेबर लग रहे हैं वो दोनों को इक्वल ट्रीट नहीं किया जा सकता। ठीक है, जब इसको मैथिकल मतलब एक प्रकार से जब इसको देखा जाए तो वो दोनों को बराबर ट्रीट नहीं किया जा सकता। देयर इज ए स्ट्रक्चरल इनइक्वालिटी दैट इनेबल द फॉर्मर गोइंग बैक वंस मोर टू वी.आर. अम्बेडकर्स लैंग्वेज टू मेक द रूल फॉर द लेटर। और ये फिर डिसाइड करता है कि भैया फिर से अम्बेडकर जी के पास चलो और उनसे कहो कि भैया फिर से आप रूल बनाओ। दिस अमाउंट्स टू अ फॉर्म ऑफ प्राइवेट गवर्नमेंट, अ सिचुएशन इन विच देयर एग्जिस्ट डेमोक्रेसी इन द पॉलिटिकल स्फीयर बट यूनिलैटरल टर्म सेटिंग इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ वर्क प्लेस। अब यहाँ पर जो पॉलिटिकल स्फीयर में देखा जाए तो वहाँ तो डेमोक्रेसी है, लेकिन वर्क प्लेस के फॉर्म में देखा जाए तो वहाँ पर यूनिलैटरली ही सेटिंग होती हैं या उनकी टर्म एंड कंडीशन होती हैं। ऑफ लेट विद द राइज ऑफ द प्लेटफॉर्म और गिग इकोनॉमी, द राइज ऑफ कैजुअलाइजेशन एंड precarious employment and further fractures within the workforce, this inequality of power has only grown starker। अब क्या है, गिग इकोनॉमी कहलाती है, मतलब जहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस काम हो, जहाँ रेगुलर काम ना हो, आपको कॉन्ट्रैक्ट दे दिया और आपने काम कर दिया, दिस इज नॉन एट गिग इकोनॉमी। तो ऐसे समय में एम्प्लॉयमेंट मतलब ये सब चीज़ फिर से बढ़ रही है, ये हाईलाइट हो रही है कि लेबर्स के लॉ को क्या किया जाता है, हनन किया जा रहा है इन शॉर्ट मैनर। द पर्पस ऑफ लेबर लॉ विच अरोज आउट ऑफ द लॉन्ग पीरियड ऑफ स्ट्रगल हैड ऑलवेज बीन मिटिगेट द इम्बैलेंस ऑफ पावर। और जो लेबर्स लॉ हैं जो लंबे समय के अंतराल के बाद या लड़ाई के बाद जो एग्जिस्टेंस में आए हैं वो इस इम्बैलेंस पावर को मतलब किसको, कैपिटल और जो लेबर्स हैं दोनों को इक्वल या दोनों का इम्बैलेंस करने में मददगार, बैलेंस करने में मददगार साबित होंगे, या जो इन दोनों का जो इम्बैलेंस है उसको कम करने में साबित होंगे। द शेप ऑफ द फॉर्म ऑफ दीज लॉ हैज़ ऑफ कोर्स वेरीड ओवर टाइम एंड डिफरेंट कंट्रीज बट द बेसिक इम्पल्स हैज़ ऑलवेज रिमेन द सेम। अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग लेबर लॉ है बट जो उनकी बेसिक आत्मा है, बेसिक सोल है या बेसिक स्ट्रक्चर है वो सेम है। इन B.R. Ambedkar's word, to secure the right to life, liberty and the pursuit of happiness in both the public and private sphere,
इन अम्बेडकर वर्ड टू सिक्योर, अब अम्बेडकर के वर्ड में जो अम्बेडकर हैं, B.R. अम्बेडकर, उनके वर्ड्स में क्या है, राइट टू लाइफ मतलब जीने का अधिकार, लिबर्टी आज़ादी, और परस्यूट मतलब खुश रहने की खोज या खुश रहने की इच्छा, बोथ पब्लिक और प्राइवेट स्फीयर में होनी चाहिए। इन सम कंट्रीज द पाथ चूजन हैज टू गिवन वर्कर्स a stake in private governments through strong trade union law and mandatory seat for labor in the governing body of firm। अभी ये देखा गया कि प्राइवेट उसमें लेबर यूनियन बना दिए और ये सब ऐसी संस्थाएं बना दी और उनको एक जो डिसीजन मेकिंग बॉडी है उनमें एक मेंबर होना चाहिए, तो ये सब चीज़ कुछ की गई हैं। इन अदर कंट्रीज the path has been to create detailed set law covering the different aspects of workplace and depend upon the state agency for their enforcement। और इंडिया जैसे देश में अलग अलग लॉ बनाए गए हैं अलग अलग वर्क के हिसाब से, उसको स्टेट को पावर दिया गया है कि वो इसके इन्फोर्समेंट या इनको सही रेगुलेशन के लिए प्रतिबद्ध हैं और उसकी जांच करें। अब इंडिया की सिचुएशन क्या है, द इंडियन सिचुएशन टू बी श्योर इंडियाज लेबर लॉ स्ट्रक्चर हैड बीन क्रिटिसाइज्ड ऑन द मल्टीपल काउंट। कई बार इसको इंडियन लेबर स्ट्रक्चर को क्या किया गया, क्रिटिसाइज किया गया। इट इज आर्ग्यू दैट इट इज सेट अप लॉ लेबर ब्यूरोक्रेसी दैट इज प्रोन टू करप्शन। जो भी लेबर ब्यूरोक्रेसी या लोकतंत्र है वो एक करप्शन का कारण है या करप्शन बढ़ रहा है इसमें। दैट द एडजुडिशरी मैकेनिज्म आर इफिशियंट, और जो इनएफिशिएंट है जो भी मतलब गवर्निंग बॉडी है जो जुडिशरी बॉडी है। द राइट दैट लेबर लॉ ग्रांट आर इफिशिएंटली सबमर्ज्ड इन क्रीकिंग जुडिशियल सिस्टम दस प्रोवाइडिंग नो रियल रिलीफ। मतलब सीधी बात है उस जो लेबर लॉ है उसका रियल में या रियल वर्ल्ड में उसका अप्रोच या उसका जो मिलना चाहिए लाभ वो नहीं मिल रहा है। दैट द सिस्टम क्रिएट एन conscionable tired structure where a majority of workforce engaged in contract labor or informal employment has very few rights, while those in former employ have greater security at least in theory। अब ये क्या हो रहा है कि बहुत टायर्डनेस टाइप की अनकॉन्स्टिट्यूशनली, मतलब अनकॉन्शियसली, मतलब कि अगर आप कोई लेबर लॉ के लिए जाना चाहे तो वो खुद ही मना सोचता है कि क्यों जाए कोर्ट में, क्योंकि वो वैसे ही लंबा समय लग जाएगा और लंबे तो लोग वैसे ही नहीं जाते। और ये कब हो रहा है, जब कॉन्ट्रैक्ट मतलब कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जो काम है वो बढ़ रहा है, उस समय ये सब सिचुएशन हो पड़ी है कि टायर्डनेस है पूरे के पूरे जुडिशियल सिस्टम में। इन रिसेंट इंटरव्यू, जबकि इनफॉर्मल सेक्टर में लोग ज़्यादा काम कर रहे हैं बजाय फॉर्मल सेक्टर। इनफॉर्मल सेक्टर मतलब कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। इट वॉज इवन पॉइंटेड आउट दैट मैनी प्रोमिनेंट लेबर यूनियन prefer to arrive at accommodation with management rather than represent the interest of constituents। और ऐसे बहुत से लेबर यूनियन है जो मैनेजमेंट के पास गए बजाय इसके कि कोर्ट के पास या गवर्निंग बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन के पास जाएं। These problems certainly call for debate future of labor right, especially in the world where the rapidly changing nature of work is already rendering old concept of job and employment ऑब्स्टोलेट। और ये सब प्रॉब्लम वर्ल्ड पूरे के पूरे वर्ल्ड में डिबेट का कारण बनना चाहिए, डिबेट का कि लेवल उसको किस हिसाब से आप संरक्षित करें या बचाएं, जबकि पूरा का पूरा वर्ल्ड चेंज हो रहा है और पुराने ज़माने या पुराने कॉन्सेप्ट और उस एम्प्लॉयमेंट को क्या कर रहा है, पूरा का पूरा चेंज कर रहा है, अप्रचलित हो रहे हैं। ऑब्स्टोलेट मतलब अप्रचलित हो रहे हैं। बट दिस डिबेट मस्ट बी गाइडेड बाय डॉक्टर B.R. अम्बेडकर insight that remain relevant even today, the constitutional guarantee against forced labor and understanding of force and freedom that take into account difference in power। और ये जो बहस या डिबेट हो वो अम्बेडकर की दृष्टिकोण से हो, B.R. अम्बेडकर के दृष्टिकोण से हो, जो आज भी क्या है उतना ही प्रासंगिक है या उतनी ही रेलेवेंस या उतनी ही वैल्यू रखता है आज की डेट में। और जिससे जो पावर का जो डिफरेंस है, जो हायर पावर लोअर पावर या कैपिटल या लेबर, तो इन सब के रेफरेंस में वो क्या हो हेल्प करे। What is very clear, however, is that steps being taken by various state governments ostensibly under cover the COVID-19 pandemic are grossly unconstitutional। और यहाँ पे
क्या क्लियर है? यहाँ पर बहुत से ऐसे जो निर्णय लिए गए हैं कोविड-19 पैंडेमिक के अंतर्गत जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल हैं। वेरियस स्टेट गवर्नमेंट आर इन द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग लेबर लॉ ऑल टुगेदर, और बहुत सी ऐसी स्टेट गवर्नमेंट है जो लेबर लॉ को क्या कर रही हैं, अलग कर रही हैं एक साथ। What this mean in practice is that the economic power exercised by capital will be left unchecked। अब जो इससे क्या होगा कि जो कैपिटल और लेबर का अभी जो इन्होंने बताया था कि जो मैनेजमेंट है या इम्बैलेंस है वो अभी वैसे ही था, और अब वो इम्बैलेंस क्या होगा, अनचेक होगा, क्योंकि सिर्फ अब कैपिटल की बात होगी, लेबर्स की बात नहीं होने वाली है। इन दिस नोट ऑन फंडामेंटल राइट बी आर अम्बेडकर पॉइंटेड आउट दैट दिस वुड बी नथिंग अदर देन द फ्रीडम to increase or to work and reduce rate of wages। अब इसमें सीधी सी बात है कि भाई इसमें नंबर ऑफ और तो बढ़ाए जाएंगे, लेकिन उनको वेजेस या उनको पैसा कितना मिलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं रहेगी। और सीधी सी बात है, ये फंडामेंटल राइट या फ्रीडम राइट के क्या है, बाहर है ये चीज़। Ironically, an increase in working hour and removal of minimum wages are two proposals strongly under discussion. If constitution is to remain a charter of freedom, however, it must be equal freedom, and that must be yardstick from which we measure proposal legal change in the shadow of COVID-19। और इन्होंने बोला है ये दोनों ही कि भाई कितने दिन काम करवाना चाहिए या कितनी उनको बेसिस प्रोवाइड करवाना चाहिए, कितने घंटे, ये दोनों ही डिबेट का विषय है। और इसको फिर से रीस्टोर या अच्छी तरीके से फिर से देखकर कोविड-19 के रेफरेंस में देखा जाना चाहिए और इसको फिर से अच्छे से लागू किया जाना चाहिए एक वेल मैनर्ड में। सो दिस इज़ द टुडेज एडिटोरियल। आई होप आपको एंजॉय, आई होप यू एंजॉय। सो थैंक यू फॉर टुडे।